देखिए, जब एक सेल डिवीजन के थ्रू नई नई डॉटर सेल में बनी हुई होती है तो सबसे पहले वो पोषण लेकर अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर कर दोगुना कर लेती है, अपने साइज को भी बड़ा कर लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को भी संख्या में बढ़ा लेती है। उसके बाद जब ये सेल का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ये अपने आप को डिवाइड करके दो नए सेल में बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से सेल का डिवाइड होना, फिर पोषण लेकर बड़ा होना, उसके बाद फिर से डिवीजन के लिए तैयार हो जाने की क्रिया को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल का वो हिस्सा जिसमें सेल पोषण लेकर खुद को बड़ा करता है उसे इंटरफेस कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पर बात कर लिया है। अब इस वीडियो में हमें बात करना है कि पोषण लेने के बाद सेल खुद को डिवाइड कैसे करता है। सेल साइकिल के इस फेज को जिसमें सेल डिवाइड होती है इसे माइटोसिस का फेज कहा जाता है। और हमारे शरीर में जर्म सेल यानी गैमेट सेल, स्पर्म और एग के अलावा सभी सोमैटिक सेल के नाम से जाने जाते हैं और इन सभी में माइटोसिस की क्रिया देखी जाती है। हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ध्यान रहे, जैसे स्पर्म और एग, इनमें माइटोसिस की क्रिया नहीं होती है, इनमें मायोसिस की क्रिया होती है जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम माइटोसिस को समझते हैं। देखिए, माइटोसिस की क्रिया जिसे सेल साइकिल में एम फेज के नाम से जानते हैं, दो भागों में बटी हुई होती है। कैरियोकाइनेसिस जिसमें सेल का न्यूक्लियस दो भागों में बटता है और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म अलग होकर अंततः दो सेल का निर्माण कर देता है। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल का निर्माण होता है इसमें। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है, चार भागों में बटा हुआ होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चलिए जानते हैं कि प्रोफेज में आखिर क्या होता है। देखिए, प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में सबसे पहले तो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए धीरे धीरे कंडेंस होने लगती हैं। कंडेंस होकर धीरे धीरे ये क्रोमोसोम के रूप में बदलना शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ सेंट्रियोल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि G2 फेज में डिवाइड होकर संख्या में दो बन गए थे, अब उनके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल्स के चारों ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये एक तारे का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इसे एस्टर्स कहा जाता है। प्रोफेज के खत्म होते होते ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जैसी चीजें अस्तित्व में रह ही नहीं जाती हैं, बस डीएनए रहता है जो कि धीरे धीरे कंडेंस होकर बिल्कुल एक में एक सटकर क्रोमोसोम का रूप लेना शुरू कर देते हैं। और ये सेंट्रियोल्स भी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, जिनके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल अब स्ट्रेच होकर एक लंबे से फाइबर का रूप लेने लगते हैं जिसे स्पिंडल कहा जाता है। उसके बाद माइटोटिक फेज का दूसरा फेज चालू होता है जिसे मेटाफेज के नाम से जाना जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट अब पूरी तरीके से कंडेंस होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं और बीच में ये इक्वेटर लाइन पर अरेंज होने लगते हैं। जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ था सेंट्रियोल्स के थ्रू, वो अब और ज्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं और ये सेंट्रियोल्स अब अपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये फाइबर इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एक दूसरे को जोड़कर दोनों पोल के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस बैकबोन की तरह बना लेते हैं। साथ ही साथ इन्हीं स्पिंडल फाइबर से निकले हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर जाकर जुड़ जाते हैं, जिसे काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहते हैं। दोनों ही पोल से हर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एक काइनेटोकोर फाइबर जुड़ा रहता है और इन दोनों के ऊपर एक हल्का सा खिंचाव सा बनता है, दोनों को अलग करने के लिए, क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने के लिए। उसके बाद माइटोटिक फेज का तीसरा फेज चालू होता है जिसे एनाफेज कहते हैं। इस स्टेट में आने से पहले एक चेक पॉइंट पिछले के स्टेज में हुए सभी कार्यों को चेक करता है कि वो काम सही से हुए हैं कि नहीं। चेक करने के बाद अलाउ होता है एनाफेज में इंटर करने के लिए। एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में टूटकर अलग हो जाते हैं और ये अलग हुआ क्रोमेटिड्स अब अपने अपने पोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। उसके बाद हमारे माइटोटिक फेज का सबसे आखिरी फेज आता है जिसे टीलोफेज के नाम से जानते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, जो नए नए क्रोमेटिड्स अलग होकर अलग अलग पोल की तरफ शिफ्ट हुए थे वो अब डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर के रूप में फैल जाते हैं और इन्हीं के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है और गोल्जी बॉडी जैसी चीजें भी फॉर्म होने लगती हैं और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है।
कहने का मतलब ये है कि दोनों पोल की तरफ शिफ्ट हुए जो नए नए न्यूक्लियस बने हैं उनके तरफ नए नए ऑर्गेनेल्स का निर्माण भी हो जाता है। और कुछ इस तरीके से सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के विभाजन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, जिसके बाद अब शुरू हो जाता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की प्रक्रिया का। ये साइटोप्लाज्म के विभाजन की प्रक्रिया को दरअसल साइटोकाइनेसिस कहते हैं और ये साइटोकाइनेसिस सेल के विभाजन के एनाफेज में ही चालू हो जाता है। जब पेरेंट सेल में जो विभाजन की क्रिया चालू होती है उसी समय सेल के बीच में एक फरो क्लीवेज रिंग का निर्माण हो जाता है जो कि टीलोफेज तक चलता है। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई रिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगी हुई होती है। ये रिंग धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की ओर पुश होते होते खुद को दो हिस्सों में बांट लेती है और दो नए सेल का निर्माण हो जाता है। आपको बता दें कि सेल के विभाजन की ये क्रिया केवल सोमैटिक सेल्स में होती है। हमारे सेक्स सेल्स जैसे स्पर्म और एग में ऐसा नहीं होता है। उनमें मायोसिस की क्रिया होती है जिनमें 4 नई सेल्स का निर्माण बनता है और सब में आधे आधे क्रोमोसोम्स शिफ्ट होते हैं। अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस वीडियो से उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको ये बात आसानी से समझ आ गई होगी।